नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का बहुत इम्पोर्टेंट विषय, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो आज मैं जिस सब्जेक्ट पे जिस विषय पे बात कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और कई लोगों के साथ ये घटनाएं घटी है। मैं भी उसी में का भुक्तभोगी हूँ। मेरा भी यही प्रॉब्लम था। ये जो भी विषय है वो विषय ध्यान से सुनिए और इसके उपाय क्या है, उपाय नहीं, नियम क्या है वो भी जानिए। जिसका भी ये प्रॉब्लम है वो जितना जल्दी हो सके अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, विषय ये है कि एनेक्शल 2 में किसी का नाम नहीं आया, झोपड़ी बंद कर दिया है, नाम नहीं दिया है, वहाँ पे लिखा है झोपड़ी बंद। अब ये क्यों होता है? इसके अंदर 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यदि आप सर्वे के समय घर पे नहीं है, घर बंद है, तो सर्वेयर वहाँ पे झोपड़ी बंद करते, जबकि ये करना नहीं चाहिए। सर्वेयर को वो झोपड़ी बंद उनको वहाँ से पता करना चाहिए कि भाई आप कब आओगे, उस हिसाब का आपका सर्वे करना है। ये सर्वेयर यहाँ पे गलत काम करते हैं। उनको बाकायदा एनेक्शल 2 क्लियर करना है, तो जो भी झोपड़ी धारक है, मूल जो ऑक्यूपायर है, वो वहाँ पे होना चाहिए। अब ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि जो सोसाइटी और डेवलपर जानबूझ के उस बंदे का नाम एनेक्शल 2 में नहीं डालते, बंद करा देते, जिनसे इनको डर होता है। डर बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। मेरी पिछले 1-2 वीडियो में आपने देखा डर का मतलब क्या होता है। डर हर इंसान के पास होता है। तो वो डर कि डेवलपर सोसाइटियाँ उस व्यक्ति को अपने से दूर रखने के लिए वहाँ पे एनेक्शल 2 में नाम नहीं डालती, बंद कर देती है। झोपड़ी बंद, और वहाँ पे अपात्र कर देंगे या अनिर्णित लिख देंगे, उनका काम हो गया। लेकिन इसमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 2002 में जो भी जीआर निकला था, उस जीआर के अनुसार ये कहा गया है कि अगर किसी की पुरावे अगर नहीं मिले हैं, तो ये कंप्लेंट अथॉरिटी का जो सक्षम प्राधिकारी, इसका कर्तव्य बनता है कि आप उनके पास उनको लेटर दीजिए, उनके पास अधिकारी भेजिए, उनकी डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए और उनकी पात्रता डिसाइड कीजिए। लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये वर्ड लिखा है 2002 के जीआर के अंदर। लेकिन कंप्लेंट अथॉरिटी ये काम नहीं करते, क्योंकि वो उनका सोचना ये है कि हम किसी के नौकर नहीं हैं। लेकिन कंप्लेंट अथॉरिटी को ये समझना चाहिए वो लोक सेवक हैं, वो मालिक नहीं हैं, वो लोक सेवक हैं। और ये जो लोग हैं, जैसे हम आप जो लोग हैं, इनके द्वारा दी गई जो भी टैक्सेस से उनके पगार दी जाती है। तो ये तो सबको पता है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या होता है इसके अंदर? अब प्रॉब्लम्स ये होता है कि आपका नाम वहाँ पे नहीं आया। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये झोपड़ी आपकी है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि जो कंप्लेंट अथॉरिटी वो सुनती कि इसकी सोसाइटी की और डेवलपर्स की प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, मैंने फेस किया। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस जो सोसाइटी डेवलपर्स ने दे दिए, जिससे मेरा काम बहुत फास्ट हो गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आप जोड़पत्र 3 और 4 भरिए। जिसका नाम नहीं आया, जोड़पत्र 3 और 4 भरिए, आपके डॉक्यूमेंट्स लगाइए। वो डॉक्यूमेंट्स के बाद वहाँ पे लोग आएंगे, सर्वे करेंगे। वहाँ का मूल झोपड़ी धारक जो है, वहाँ पे उनको पंचनामा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पंचनामा करना पड़ेगा। पंचनामा करने के बाद उसकी हियरिंग होगी। उस हियरिंग में सोसाइटी, डेवलपर, ये सबको बुलाया जाएगा और उसमें
आपकी जो प्रेजेंसी है कि आप वहाँ के कब्जेदार हो, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कौन करेगा? एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स, दूसरा आपके अगल बगल के जो पात्र सदस्य हैं उनका पंचनामा कि आप यहाँ पे रहते हो, तो ये सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिसकी झोपड़ी का नाम नहीं आया है एनेक्सर में, जिसकी झोपड़ी का नाम नहीं बंद दिखाया गया है, वो तुरंत जोड़पत्र 3 और 4 भरे। डिले मत कीजिए, जितना डिले करेंगे आपके लिए तकलीफ होगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, ये उन्हीं का क्वेश्चन था, उन्हीं का कमेंट्स था, और ये अच्छा विषय है जो लोगों को जानना चाहिए। इसके अंदर जागरूकता जरूर होनी चाहिए, जानकारी रहेगी तो आप दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने और एक चीज़ तय किया है कि समझिए 1995 में जो झोपड़ीधारक वहाँ रहता था उसके नाम पे डॉक्यूमेंट है तो उसका होगा, या 1996 में जिसका डॉक्यूमेंट है उसका होगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अब जैसे 1995 में जो एक्चुअल ऑक्यूपायर था उसने झोपड़ी भेजा एक बंदे को, जिस व्यक्ति को बेचा उसके बाद उसका एग्रीमेंट हुआ है, उनके नाम ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। वहाँ पे ये चीज़ देखा जाता है कि भाई यहाँ पे झोपड़ी ट्रांसफ़र हुई है, पहले वाले ने बेच दिया है तो दूसरे वाले का नाम वहाँ पे इंटर होगा। फिर उसमें पंचनामा होगा कि भाई ये कितने साल से रह रहे, कब से रहे, अगल बगल वाले जो भी पात्र सदस्य उनका पंचनामा होगा, उसमें लिखा जाएगा। फिर सोसाइटी डेवलपर का क्या कहना है ये देखा जाएगा। अब ये प्रक्रियाएं अब चालू हुई, पहले इतना नहीं था। पहले सोसाइटी का डेवलपर का कोई लेना नहीं देना नहीं था, और अभी भी सोसाइटी डेवलपर उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, मात्र डॉक्यूमेंट के ऊपर पात्रता निश्चित होनी चाहिए। लेकिन एक कंपनी अथॉरिटी क्या कर रहे हैं कि आपकी दुविधा को बढ़ाने के लिए ये नए नए रूल खुद बना लेते हैं, नए नए रूल खुद बनाते हैं। क्योंकि जोड़पत्र 3 और 4, चाहे वो 16/5/2015 का हो या 16/5/2018 का हो, वो जोड़पत्र 3 और 4 के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद इनकी पात्रता डिसाइड कीजिए। बराबर दोस्तों। अब पहली बात तो आपका सर्वे में जो सर्वे अधिकारी ने वहाँ गलती किया, जबकि सर्वे किसी भी एरिया का, चाहे वो 100 झोपड़े क्यों ना हो, एक दिन में सर्वे नहीं होता है, हफ्तों महीने लगते हैं। तो क्या कारण है कि भैया चलो एक दिन उसकी झोपड़ी बंद थी तो दूसरे दिन क्यों नहीं गए आप वहाँ पे? सोसाइटी ने क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे कौन रहता है? ये जो गलतियाँ हैं ये मोस्टली सोसाइटियों की है, क्योंकि सोसाइटी जब बनती है तो सोसाइटी को तो पता होना चाहिए, उसके अगल बगल वाले को पता होना, उनको नाम देना चाहिए ना, भाई ये किसका घर है, कौन रहता है और कहाँ गए, कम से कम उनका नाम तो इंटर करवाइए। डॉक्यूमेंट की बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं करते। मैंने पहले कहा ना कि जब ऐसा रे आता है ना तो दोस्तों हमारे पड़ोसी भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इसलिए होती है। अब ये जानबूझ के करते हैं, अनजान मन के। अब वो अधिकारी जो आए वहाँ सर्वे करने, तो अगल बगल से पूछना चाहिए ना, भाई यहाँ झोपड़ी में कौन रहता है। ठीक है, अब इस विषय को हम रखते हैं दूर। अब आते हैं 95-96 में। अब 95-96 में जब अगर खरीदी बिक्री हुई है तो वहाँ पे 100% है कि जो बंदे ने 96 में रूम खरीदा है, 95 के बाद खरीदा है, 96 का उसका पूरा हुआ है, तो उसका नाम इंटर होगा और करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें दुविधा की बात क्या है, दुविधा की बात क्या वो बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, लेकिन फिर वापस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था, हमारा नया चैनल्स था, उस चैनल्स के माध्यम से बहुत पुरानी बातें हो गई है, 3-4 महीने पहले की बात, तो मैं बताता हूँ। उसके अंदर एक और दुविधा है। दुविधा ये है कि जैसे मेरा रूम है, मैंने रूम पे किसी को भाड़े पे रख दिया है। अब मैं अपने घर की खोज खबर नहीं कर रहा हूँ, मैं भाड़ा लेके मस्त पड़ा हूँ बाहर। अब जो भाड़ोत्री है, अब उसने क्या किया, छल से दिमाग लगा के अपने डॉक्यूमेंट बना लिए।
अब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया भैया वो डॉक्यूमेंट किसका हुआ पड़ रहा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट बदली कैसे हो गई, सब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। अब वो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कर लिया, अब मेरे पास पुरावा 1995 का है, इस बंदे ने पुरावा 2000 के पहले का बना लिया है, लाइट बिल होगा सब ट्रांसफ़र करा लिया। अब कैसे करा लिया, क्या हुआ, ये अब मुझे पता ही नहीं है। अब जब यहाँ पे बात आई कि भैया ये रूम तो इनका है, तो वहाँ पे दोस्तों रूम पे नाम किसका आएगा आपको पता है? उस झोपड़ी धारक का आएगा। किसका? ओरिजिनल का नहीं आएगा, उस टेनेंट का आएगा, भाड़ोत्री का। अब क्यों, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। एसआरए के डीसीआर रूल में अपेंडिक्स 4 क्लॉज नंबर 1.5 ये क्या कहता है कि जो एक्चुअल में वहाँ पे रह रहा है और उसके पास अगर डेटम लाइन के पहले की डॉक्यूमेंट्स, यानी जो सरकार ने जो डेटम लाइन रखा हुआ है, जो ईयर रखा हुआ है कि 1/1/2000 के पहले की, अगर वो वहाँ पे दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पे रहता था या रहता है, था नहीं है, और आज भी उसका ही वास्तव्य है, प्रेजेंसी उसकी ही है, तो उसी को ओरिजिनल ऑक्यूपायर माना जाएगा। भले उस रूम का मालिक कोई भी हो, उसके पास 95 का डॉक्यूमेंट हो दो, इलेक्शन में एंट्री होने दो, लेकिन जो वहाँ पे प्रेजेंसी है, जो वास्तव में दिख रहा है, वो ओरिजिनल ऑक्यूपायर माना जाएगा। तो ये दुविधा आपके लिए, उन लोगों के लिए जो अपना रूम भाड़े पे दे के बाहर बैठे हैं। आप भले रेंट पे दे के रखें, लेकिन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को हर महीने चेक कीजिए। आपके जो लाइट बिल्स आते हैं उनको बोलिए भाई भर के मुझे कॉपी भेज दीजिए ओरिजिनल। तो ये आपको प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि एसआरए में आपको कहीं भी राइट्स नहीं मिलेगा अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट बना लिए प्रायर टू डेटम लाइन। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये कानून है। एसआरए में डीसीआर रूल, अब डीसीआर रूल में अपेंडिक्स 4 क्लॉज नंबर 1.5, उसमें जो मूल झोपड़ी धारक है, भले उसके डॉक्यूमेंट है, उसको कोई अधिकार नहीं होता है वहाँ पे जो बंदा रहता है उसके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो वो ओरिजिनल झोपड़ी धारक माना जाएगा। ये क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जिन्होंने भाड़े पे दिए अपने डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके साथ भी छल हो जाए। और मुझे लगता है कि कईयों के साथ तो हुआ भी होगा और 100% है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, कि आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप आराम से विश्वास पे बैठे, लेकिन आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, इसको समझिए। अब दोस्तों ये जो चीज़ है एनेक्शियल 2 क्या, अब मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे एनेक्शन में नाम ही नहीं था मेरा, झोपड़ी बंद करके अपत्र कर दिया गया था। मैंने इस विषय पे आरटीआई डाला, और जबकि जिस समय सर्वे हो रहा था मैं घर पे बैठा था, और मेरी वहाँ पे जो अधिकारी, जो नायब तहसीलदार थे, उनसे मेरा तूतू मैं भी हुआ था उस विषय में कि भैया आप सर्वे करने वाले हैं, ये आपने यहाँ पे लगाया था, पब्लिश किया था आपने कि भैया तारीख को हम सर्वे करने वाले हैं, क्यों नहीं किया था? क्योंकि रूल है, जब भी आप सर्विस करेंगे आप 1 हफ्ता पहले वहाँ पब्लिकेशन बोर्ड वगैरह लगाएंगे ये डिपार्टमेंट द्वारा कि भाई हम इस तारीख को यहाँ पे सर्वे करने वाले हैं, आप अपनी उपस्थिति रखें, आपके डॉक्यूमेंट रेडी रखें। उन्होंने कोई चीज़ वहाँ पे नहीं किया था, और आनन फानन में डेवलपर के कहने पे आ गए थे। अब उस अधिकारी ने क्या किया, जानबूझ के मेरा घर पे बंद दिखा दिया। मैंने उसकी कंप्लेंट फाइल किया। कंप्लेंट फाइल करने के बाद मैं उस पर एक आरटीआई डाला। आरटीआई में मैंने ये पूछा था कि भाई ये जो झोपड़े होते हैं तो झोपड़े पात्र होते हैं या झोपड़ी धारक पात्र होता है, इस विषय में कोई गाइडलाइंस है तो उसकी कॉपी मुझे दीजिए।
कंप्लेंट हमारी कंप्लेंट अथॉरिटी उस समय डिप्टी कलेक्टर बांद्रा थे, तभी ये 1-2 अगर नहीं थे, डिप्टी कलेक्टर बांद्रा। तो वहाँ पे मेरी पहली अपील हुई। उस अपील में मैंने अपील अथॉरिटी जो डिप्टी कलेक्टर थे उनको मैंने बताया कि सर मेरे यहाँ पे आए थे, हमारी तू मई में हुई, मेरी कंप्लेंट भी फाइल है कि कितना बजे आए थे, सब मैं लिखा हूँ वहाँ पे। और इन्होंने भी झोपड़ी मेरी बंद क्यों किया? अच्छा, बंद किया तो किया, इन्होंने इसको अनिर्णित करने की जगह अपात्र क्यों किया? तब मुझे बताइए, झोपड़ी अपात्र हुई या मैं अपात्र हुआ हूँ? क्योंकि मेरा नाम नहीं है तो मैं तो अपात्र हुआ ही नहीं। तो एक झोपड़ी कैसे अपात्र हो सकती है, वो मुझे बताइए। उस पर डिप्टी कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था कि भैया इनका सर्वे करके इनका जो भी क्लियरेंस है, मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया था, 95 का वोटिंग कार्ड सब दिखाया था, बोले इनका डॉक्यूमेंट दिख रहा है और वेरीफाई कर इनकी पात्रता निश्चित करो तुरंत। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इस चीज़ के लिए SIC में गया। SIC में जिस समय गया उस समय स्पेशल हियरिंग चालू हुई थी। उस समय हमारे समय में लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पे स्पेशल, हमारे समय में एक स्पेशल, जब बहुत सारा अपील पेंडिंग हो गई थी लाखों की तादाद में, तो स्पेशल हियरिंग लिया गया था जिसको वर्ली के पोद्दार मेडिकल कॉलेज में रखा गया था। तो वहाँ पे जो कंप्लेंट अथॉरिटी के लोग आए, तब तो बदली हो गई थी, तब तक जो अधिकारी था वो चला गया था। फिर जो नए अधिकारी आए, उन अधिकारी ने कहा कि भाई जी ठीक है, आपका जो भी मैटर है आप एक एप्लीकेशन कर दीजिए, हम आपका क्लियरेंस करते हैं, मैटर को यहीं पे ख़त्म कीजिए, मैटर को यहीं पे ख़त्म कीजिए। अब उस मैटर में मैं बोला ठीक है, आप लिख दीजिए। उन्होंने ऑर्डर में वो लिखा, वही ऑर्डर मेरे पास आया और मैंने उस समय एप्लीकेशन फाइल किया। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मेरे घर का सर्वे हुआ, पंचनामा हुआ। लेकिन ट्रेजेडी ये हुई कि जब मेरा ऑर्डर निकलने के पहले वो अधिकारियों को ट्रांसफ़र हो गया। अब फिर ये मैटर हो गया पेंडिंग, जबकि मैंने 2012 में अपील भी किया हूँ, फिर जोड़पत्र 3-4 भी भरा था 2016 में। उसके बाद 2014 में पहला GR जो 2014 का आया था, फिर 2015 में फाइनल हुआ है, 16/5/2015 में। फिर 2015 में आया तो 2016 में फिर मेरा मैटर चालू हुआ और मैं इस चीज़ को लेके गया फिर SIC में, अलग RTI के ऊपर। तब वहाँ पे जो अधिकारी थे, जनमाहिती अधिकारी, उनको बोला गया कि 15 दिन के इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो आप एफिडेविट फाइल कीजिए, मैं पेनल्टी मारूंगा। अब डिपार्टमेंट मुझे बोला यार ठाकुर क्यों परेशान कर रहे हैं? मतलब भाई मेरे को यार घर के बाहर रखे हो और आप बंद करके फिर मैं क्या करूँ? मैं बोले आप एक काम किए, डॉक्यूमेंट सबमिट किए। मैंने बोला यार डॉक्यूमेंट तो मैंने ऑलरेडी मेरी अपील पड़ी, फिर बार बार सबमिट करो। बोलते एक बार कर दीजिए। ठीक है चलिए। मैंने एक बार फिर फाइल किया। फाइल करने के बाद फिर वहाँ से अधिकारी आए और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं नाम नहीं बताऊँगा, बहुत अच्छे दोस्त थे वहाँ पे। सब अधिकारी आए, वहाँ पे सर्वे किए, पंचनामा किए। पंचनामा करने के बाद जब सब चले गए, सप्लीमेंट्री एनेक्चर 2 बन गया। अब सप्लीमेंट्री एनेक्चर बन गया तो उसके बाद मुझे बोला गया यार ठाकुर जी एक प्रॉब्लम्स है। बोले क्या? बोलिए तो सही। बोले प्रॉब्लम्स ये है कि आपके सब डॉक्यूमेंट बराबर है, पात्रता भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपका नाम वहाँ पे नहीं था। कल सोसाइटी हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लेगी। बोला सर नहीं लेगी। बोले क्यों? बोला रुकिए ना सर। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मेरी मैटर चल रहे थे तो बिल्डर ने मेरे घर खाली कराने के लिए कम से 4 बार लेटर दिए थे और सोसाइटी ने 4 बार लेटर दिए थे कि भाई आपका घर अफेक्टेड हो रहा है, आप खाली कीजिए और भाड़े लीजिए। और उसके अंदर लिखा था ऊपर कि आपका नाम नहीं पता था, एनेक्शन नंबर लिखा था कि आपका नाम लोगों से मालूम पड़ा तो मेरा नाम लिखा था, स्थानिक रहिवाशापासून नाम जानियो, ऐसा करके फिर नाम लिखा था। बोले सर देखिए। बोला और भी चाहिए? ठीक है और भी देता हूँ। फिर उन्होंने जो प्रोविजनल लिस्ट दिया था सोसाइटी ने, उस प्रोविजनल लिस्ट में मेरा नाम है। बोले देखिए यहाँ नाम है, वहाँ क्यों नहीं आया? तब जाके मेरी पात्रता हुई है। ना बिल्डर को पूछा गया ना सोसाइटी को, क्योंकि उनके जो लेटर्स थे वो सप्लीमेंट्री में एंट्री किए गए कि भाई बिल्डर ने लेटर दिया था, सोसाइटी का लेटर है। मैटर वहीं पे ख़त्म हुआ, पात्रता हो गई, नाम मेरा चढ़ गया। लेकिन मैंने जितना आसानी से करवा लिया दोस्तों, उतना आसानी होती नहीं है।
क्योंकि वो समय अलग था, आज का समय अलग है। तो आज के समय में आप तुरंत पहले वहाँ पे करीब जोड़ पर 3 और 4 भरिए, फॉलो कीजिए, डॉक्यूमेंट लगाइए, अब उसके बाद उनसे सर्वे करवा के पंचनामा करवाइए। अपने अगल बगल में जो भी पात्र, कम से कम 2 पात्र सदस्य चाहिए आपको पंचनामा के लिए, जो ये बताए कि हाँ भाई ये यहाँ इतने साल से रहते हैं। अदरवाइज आपको तकलीफ हो जाएगी दोस्त, क्योंकि सोसाइटी अगर आपसे अगेंस्ट में है तो सोसाइटी आपको चाहेगी नहीं कि आपका नाम आए। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब मेरी पात्रता के बाद सोसाइटी के अध्यक्ष मुझे कहते हैं कि भैया ऐसे कैसे पात्र किया, हम इसका चैलेंज करेंगे। मतलब भाई साहब आज करिए, आज करिए चैलेंज। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस है जो तुमने दिए, वो सब है मेरे पास। तुम्हारा घर नहीं था बोलने बड़ा आसानी लगती ना, खाने का काम है। अच्छा, इस चीज़ में अगर वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भी इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन नज़र आएगा तो ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस चीज़ में आपको एडवाइस करेगी, दोनों को, कि भाई आपका सिविल मैटर है, आप सिविल को देखिए। कि हम ही डिसाइड नहीं कर सकते। अगर 2 जन का मैटर है कि जैसे एक पहला मान ली ऑक्यूपर ओरिजिनल है और एक टेनेंट है, तो वो कन्फ्यूजन के लिए कोर्ट ही रास्ता है। लेकिन एसआरए का रूल वहाँ पे आपको थोड़ा सा आघात करेगा कि एसआरए के अंदर बोला गया है कि भैया नहीं जी, वो रहता है जो रहता है और उसके पास अगर डॉक्यूमेंट है प्रायर टू डेटम लाइन, तो वो ओरिजिनल झोपड़ी धारक माना जाएगा, कब्जेदार, मतलब झोपड़ी का कब्जेदार माना जाएगा और वही उसका हकदार होगा। तो ये चीज़ समझिए दोस्तों, ये बहुत गंभीर इशू है। और जिसका भी ये मैटर है तो तुरंत से तुरंत जोड़ पत्र 3-4 भरिए, उसके बाद सर्वे करवाइए, सर्वे करवा के पंचनामा करवाइए डिपार्टमेंट से। उसके बाद आपकी पात्रता 100% निश्चित होगी। क्योंकि अगर 2 झोपड़ी धारकों ने अगर आपको दे दिया, सोसाइटी भी उसे कंफ्यूज जाएगी। सोसाइटी बोली कि भैया मेंबर नहीं है, तो भैया बाकी मेंबर क्यों बोल रहे हैं कि मैं रहता हूँ वहाँ पे। तो ये चीज़ आती है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप वो करवाइए। और जिन्होंने भाड़े पे दिए हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि भाड़े वाले जो भी लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी संभालने के लिए कम से कम अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ छल हो। तो दोस्तों, आज हमको सीखना था कि एनेक्शल 2 में अगर झोपड़ी बंद किया है तो क्या करें। तो उसके मैंने जो भी नियम थे मैंने बता दिए। अब आपको ये करना है कि आपके एरिया में अगर कोई ऐसा बंदी व्यक्ति है जिसको ये तकलीफ है, तो उसको समझाइए, हमारा वीडियोस दिखाइए, उसको बोले एक्टिविटी करिए, आपका यहाँ पे मैटर क्लियरेंस करके पात्रता करवाइए पहले, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। आपको चैलेंज करने में तकलीफ होगी दोस्त, बहुत चैलेंज करने में तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रूव करना है। अगर आपका नाम आ गया तो आपको पात्रता में जरा भी तकलीफ नहीं, कि नाम नहीं है तो वहाँ ये होगा कि आप पहले प्रूव करो कि ये झोपड़ा आपका है, तो इस चीज़ की तकलीफ होती है। तो इस चीज़ को समझिएगा और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, जन जागरूकता लोगों को समझाइए, जिसका भी प्रॉब्लम है उसको समझाइए, उनका मैटर उनको सपोर्ट भी करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी हम वीडियोस बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। ये तो आप जानते हैं, मेहनत इस बात की नहीं है कि मैं कैमरे के सामने बैठ के बोल रहा हूँ मुझे मेहनत लगी। मेहनत उस चीज़ की नहीं है, मेहनत उस चीज़ की है कि कैमरे को फेस करने की मेहनत है। तो इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों में जन जागरूकता लाइए। मैं मेरे चैनल के प्रति नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मत कीजिए, लेकिन ये उनकी मदद कीजिए शेयर करके जो इस चीज़ में विक्टिम से परेशान है, तो उनका फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।